रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे यदि आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो कैपिटल गेन किस प्रकार कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में किस प्रकार शो करना है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। चलिए दोस्तों, हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर राम के द्वारा सैलरी रिसीव की गई है 4 लाख रुपीज़ की और प्रॉपर्टी सेल की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में। प्रॉपर्टी की डिटेल इस प्रकार है। प्लॉट परचेज किया गया था 1990 में 33,000 का। फेयर मार्केट वैल्यू इस प्लॉट की 1 अप्रैल 2001 को 3,20,000 थी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,10,000 है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड फ्लोर की थी वो 2001 में की गई थी 6,20,000 की। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया गया जून 2005 में और 11,10,000 स्पेंड किए गए। यह प्रॉपर्टी सेल की गई है 5 जनवरी 2021 को यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उस दिन इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 74 लाख थी और इस सेल की गई है 68 लाख में। और उसके बाद नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी गई है 15 लाख रुपीज़ की। इस केस में आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में सबसे पहला स्टेप होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना, यानी कि कितने महीने तक आपने प्रॉपर्टी अपने पास रखने के बाद बेची है। यदि 24 मंथ से ज़्यादा आपने प्रॉपर्टी हेल्ड करके बेची है तो उस केस में जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिस केस में कि 20% टैक्स लगता है। और यदि 24 मंथ से कम का पीरियड है होल्डिंग का तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 मंथ से ज़्यादा है। दूसरा स्टेप है सेल कंसीडरेशन कैलकुलेट करना। इस केस में जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो 68 लाख में है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 74 लाख है। नॉर्मली यदि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की थी जिसमें कि कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा नहीं होती है जो आपने अमाउंट रिसीव किया है तो उस केस में जो अमाउंट रिसीव किया है उसे ही सेल कंसिडरेशन माना जाता है, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इस केस में 68 लाख का आप 110% करते हैं तो 74,80,000 आता है। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यदि 75 लाख रुपीज़ होती तो उस केस में आपको 75 लाख रुपीज़ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना था, क्योंकि इस केस में स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज़्यादा हो रही थी जो कंसिडरेशन रिसीव किया गया है। लेकिन इस केस में क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कम है 110% ऑफ कंसिडरेशन से, इसलिए जो आपने अमाउंट रिसीव किया है सेल का उसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना है, यानी कि 68 लाख रुपीज़ को। तीसरा स्टेप है यदि प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है तो उस केस में आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है 1 अप्रैल 2001 को और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है 1 अप्रैल 2001 को। इनमें से जो भी वैल्यू सबसे लो होगी वो आपको लेनी है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई की गई है ताकि स्टैम्प ड्यूटी पे की जा सके। तो इस केस में जो प्लॉट परचेज किया गया है 1990 में परचेज किया गया है 33,000 का। फेयर मार्केट वैल्यू इस प्लॉट की 1 अप्रैल 2001 को 3,20,000 है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,10,000 है। इस केस में 3,10,000 को प्लॉट की वैल्यू माना जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2001। नेक्स्ट स्टेप है आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉपर्टी 24 मंथ्स हेल्ड करने के बाद बेची जाती है तो उस केस में आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1 अप्रैल 2001 को, प्लस हमने कंस्ट्रक्शन की है ग्राउंड फ्लोर की 2001 में, दोनों वैल्यू आप ऐड कर लेंगे तो 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू आ गई है।
इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से, जिस साल ये सेल किया जा रहा है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, और इसे डिवाइड करेंगे CII इंडेक्स ऑफ द 2001-2, यदि इससे पहले की परचेज थी 1 अप्रैल 2001 से पहले की, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि इम्प्रूवमेंट की है अपने हाउस में, कोई और फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, एडिशन किया है हाउस में, तो उसकी भी आप इंडेक्सेशन निकाल लेंगे, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे CII इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, यानी कि इस केस में फाइनेंशियल ईयर 2021, और इसे डिवाइड करेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट की गई है 2005-6 में, तो उस साल का इंडेक्सेशन है ये CII, तो इससे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इस प्रकार टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने हैं। तो सेल कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस कर देंगे, जैसे कि पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट की है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जिसके ऊपर के नॉर्मली आपको 20% टैक्स देना होता है यदि आप इसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपने घर बेच के आगे घर खरीद लिया है, तो उस केस में आप यहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल हाउस बेच लेता है और उसके बाद एक नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है जितना अमाउंट नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया गया है वो 15 लाख रुपीज़ का परचेज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल गेन आ रहे थे वो 11,45,059 रुपीज़ के आ रहे थे। तो इस एक्सटेंट तक कैपिटल गेन में एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है। इस प्रकार यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल होंगे। अब समझ लेते हैं कि आपको कैपिटल गेन इनकम टैक्स की रिटर्न में किस प्रकार दिखाने हैं। इसके लिए आप ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करते हैं तो ITR 2 में आप कैपिटल गेन दिखा सकते हैं, और यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन भी करते हैं तो ITR 3 में कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ITR कैसे फिल करनी है, डाउनलोड करनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ITR 2 कैसे फाइल करें, जो कि मेरे चैनल CA सतबीर सिंह पे उपलब्ध है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ टॉप राइट हैंड साइड में कॉर्नर में भी दिया गया है। तो आप नई रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ फाइल रिटर्न पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में क्लिक कर लीजिए, और जो आपने रिटर्न सेव की है उसे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इनकम आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल शेड्यूल है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि यदि आपके लिए सैलरी का शेड्यूल एप्लीकेबल है तो यहाँ टिक कर लीजिए, कैपिटल गेन का एप्लीकेबल है तो यहाँ टिक कर लीजिए, और उसके बाद आप नीचे जाके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। यहाँ पे हमारे केस में सैलरी की भी इनकम है तो हम सैलरी का शेड्यूल यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप एम्प्लॉय की जो ग्रोस सैलरी है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर करके हमने यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ एंटर कर लिए हैं। आप इसे एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आप के लिए जो एप्लीकेबल डिडक्शन है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगी यहाँ पे, और आपको कंफर्म करनी है। यदि आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं तो ही डिडक्शन मिलेंगी, यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं। तो हम यहाँ ओल्ड स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप शेड्यूल कैपिटल गेन पे जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो टिक कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग है। यदि आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए और नीचे जाके आप कंटिन्यू कर दीजिए, जिसके बाद कि आपके सामने शेड्यूल ओपन हो जाएगा यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डिटेल, ऐड डिटेल्स करके, जिस केस में कि आपसे पूछा जाएगा कि डेट ऑफ परचेज क्या है प्रॉपर्टी की। यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले की परचेज है तो आपको 1 अप्रैल 2001 यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ सेल एंटर करनी है। यहाँ पे आपको हर प्रॉपर्टी की डिटेल अलग से डालनी है। मान लीजिए आपने 3 प्रॉपर्टी सेल की हैं तो तीनों की डिटेल अलग से डालनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल डाल के यहाँ पे आप कैलकुलेट बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ गया है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, आपको ऐड करना है। जिसके बाद के आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है कि आपने कितने में सेल किया है और इसकी स्टैम्प वैल्यूएशन जो है वो कितनी थी,
और यदि ये 110% तक है तो उस केस में तो वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन ही माना जाएगा, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जो हमने सेकेंड स्टेप में वैल्यू निकाली थी, यानी कि सेल कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये आपको दोनों ही वैल्यू एंटर कर देनी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेल कंसिडरेशन एंटर कर दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इनमें से जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई है। यदि 110% तक रहता है सेल कंसिडरेशन का तो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपको डिडक्शंस एंटर करनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटर करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। तो स्टेप नंबर 4 में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली थी इंडेक्स लगाने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ जब आप यूटिलिटी में एंट्री करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 से यदि आपने एसेट परचेज किया था पहले तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आप एंटर करेंगे, तो ये इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी नीचे। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे डालनी है और डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे कर दी जाएगी यूटिलिटी के द्वारा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई है, और ऊपर जब हमने सेल एंटर की थी 68 लाख की, उसमें से ये अमाउंट लेस होने के बाद, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ गई है। तो यदि आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, यानी कि कोई एग्जम्पशंस 54 के अंतर्गत आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो उस केस में टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जिस केस में कि आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। लेकिन यदि आपकी डिडक्शन है, जैसे कि इस केस में नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली गई है, तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके डिडक्शन ऐड करनी है। तो उस केस में आपको यहाँ पे सेक्शन चूज करना है, जैसे कि हमारा सेक्शन 54 है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की गई है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल हैं वो 0 हो गए हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बायर एंटर करना मैंडेटरी है, पैन नंबर, आधार नंबर बायर का आपको यहाँ पे एंटर करना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज शेयर एंटर करना है, बायर का कितना है, अमाउंट और एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टेट एंड पिन कोड, और उसके बाद आप ये डिटेल ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, यदि आपकी एंट्री आ रही है यहाँ पे गेन की। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डी पॉइंट के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है कि कैपिटल गेन से आपने जो डिडक्शन क्लेम की है यहाँ पे आपको ऐड डिटेल करना है, और यहाँ पे जो डिडक्शन क्लेम की गई हैं वो एंटर करनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट यहाँ पे मेंशन करना है, डेट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस भी देना होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिफोर ड्यू डेट एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड। तो आप ये डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रेजिडेंशियल हाउस सेल करते हैं तो उसके 2 साल के अंदर आप नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए डेट ऑफ परचेज एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेट ऑफ सेल ऑफ ओरिजिनल एसेट यहाँ पे आपसे मांगी गई है। और यदि आप ड्यू डेट तक, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते या परचेज नहीं कर पाते, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके बाद डिटेल ऐड करेंगे। तो यदि आप बाद में ये डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे देखिए एडिट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप बाद में कर पाएंगे। नीचे ऑप्शन दी गई है सेटअप ऑफ करंट ईयर लॉसेज विद करंट ईयर कैपिटल गेन, तो यदि आपके लिए एप्लीकेबल है आप इसे चेक कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में है इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ कैपिटल गेन, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पे ऐड डिटेल में आप जाएंगे और उस केस में आपको बताना है कि जो कैपिटल गेन आपको हुए हैं, यदि आपके लिए यहाँ पे कैपिटल गेन आते हैं कि 15 जून तक कितने हुए थे, 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक,
या फिर 16 मार्च से 31 मार्च तक कितने हुए हैं, तो आपको ये डिटेल यहाँ पे सेपरेटली देनी होगी और कंफर्म करनी है, क्योंकि ये डिटेल एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये शेड्यूल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं पार्ट बी यानी कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन का शेड्यूल है। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं कि कितने अमाउंट पे आपको जो है टैक्स देना होगा, टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ सैलरी का आप व्यू शेड्यूल कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे जाके कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में TTI यानी कि पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम का शेड्यूल देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स बना है। यदि इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो उस केस में आपको रिबेट मिल जाती है, पूरे का पूरा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं आ रहा है। तो आप ये सभी डिटेल चेक करके नीचे जो है रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी आप मेरी वीडियो ITR 2 को रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे ये फाइल करनी है इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।